7 अगस्त 2016 की शाम इंदौर के एक मशहूर होटल लेमन ट्री में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 2 मीटर 4 मीटर की दूरी पे गिरेगी, उसके साथ जबरदस्ती की गई है। रिसेप्शनिस्ट अपने रूटीन में बिजी थे और मेहमान होटल की लॉबी में आ जा रहे थे। तभी अचानक रात के करीब 8:40 पर चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे एक बेहद जोरदार और भारी चीज गिरने की आवाज आती है। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ जब तुरंत भागकर पहुंचते हैं तो नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर होटल की बालकनी से करीब 19 फीट दूर 22 साल की एक लड़की बेसुध पड़ी हुई थी। उसके साथ मौजूद उसका फ्रेंड आशुतोष दावा करता है कि लड़की को अचानक चक्कर आया और वो खुद बालकनी के ऊपर से नीचे गिर गई। पहली नजर में पुलिस को भी ये एक नॉर्मल एक्सीडेंटल फॉल लगता है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और फॉरेंसिक टीम कमरा नंबर 418 के अंदर दाखिल होती है तो कई ऐसे अजीब सुराग मिलते हैं जो पूरी कहानी को पलट देते हैं। आखिर उस कमरे में 3 लड़कों के साथ उस रात क्या चल रहा था? एक टैटू आर्टिस्ट की गवाही ने इस केस में कौन सा बड़ा ट्विस्ट ला दिया? और क्या वो 19 फीट की दूरी सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या फिर कोई सोची समझी साजिश? तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं इस सस्पेंस से भरी दास्तान को। इस कहानी की शुरुआत होती है 22 साल की एक सिंपल और एम्बिशियस लड़की शिल्पू भदौरिया से। शिल्पू इंदौर की रहने वाली एक बेहद होनहार स्टूडेंट थी जिसने हाल ही में अपना BBA कंप्लीट किया था। उसके पिता इंडियन आर्मी से रिटायर्ड थे जिन्होंने अपने बच्चों को बेहद अनुशासन, प्यार और अच्छे संस्कार दिए थे। परिवार में शिल्पू सबकी लाडली थी। उसके सपने बड़े थे। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना एक शानदार करियर बनाना चाहती थी और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमेशा हार्ड वर्क करती थी। उसके घर में हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बना रहता जहां हर छोटी बड़ी खुशी को परिवार वाले साथ मिलकर सेलिब्रेट करते। शिल्पू अपनी फ्रेंड सर्कल में भी काफी फेमस थी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही हेल्पफुल और फ्रेंडली था। वो लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती और यही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। दूसरी तरफ इस कहानी में एंट्री होती है ग्वालियर के रहने वाले 3 लड़कों की, आशुतोष जौहर, शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज दंडोतिया। ये तीनों लड़के कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े होने का दिखावा करते थे और इंदौर की हाई सोसाइटी सर्कल में अपनी पहचान बनाने में लगे रहते थे। आशुतोष शिल्पू का काफी पुराना जानकार था और खुद को उसका बहुत अच्छा दोस्त बताता था। शिल्पू को लगता था कि आशुतोष एक ट्रस्टवर्थी इंसान है जो उसके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में उसकी मदद कर सकता है। अगस्त 2016 के पहले हफ्ते में इन लड़कों ने इंदौर के पॉश इलाके विजयनगर में मौजूद मशहूर लेमन ट्री होटल में एक कमरा बुक किया, कमरा नंबर 418। ये बुकिंग नीरज दंडोतिया के नाम से एक कॉर्पोरेट मीटिंग और पार्टी के बहाने से की गई थी। 7 अगस्त 2016 को आशुतोष ने शिल्पू को एक नॉर्मल गेट टुगेदर और करियर डिस्कशन के बहाने इस होटल में इनवाइट किया। शिल्पू को लगा कि ये एक नॉर्मल फ्रेंडली मीटअप है जहां कुछ पुराने दोस्त मिलकर चाय कॉफी पियेंगे और आगे के प्लान्स डिस्कस करेंगे। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के अंदर आशुतोष के अलावा 2 और लोग पहले से मौजूद होंगे। दोपहर का वक्त था जब शिल्पू उस होटल के कमरे में पहुंची तो वहां का माहौल काफी अलग था। वहां म्यूजिक चल रहा था और ड्रिंक्स सर्व किया जा रहा था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल और कैजुअल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन लड़कों का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। शिल्पू को उस जगह पर कुछ अजीब सा फील होने लगा, लेकिन आशुतोष ने उसे अपनी बातों में उलझा कर रखा और यकीन दिलाया कि सब कुछ बिल्कुल सेफ है और थोड़े टाइम बाद वो उसे घर पर ड्रॉप कर देगा। शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच होटल का वेटर कमरा नंबर 418 में कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स सर्व करने जाता है। उस वक्त उसने देखा कि कमरे में 2 लड़के आराम से बैठे हुए बातें कर रहे थे। माहौल में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद शाम के करीब 6 बजे कमरे में एक टैटू आर्टिस्ट राजेंद्र की एंट्री होती है जिसे लड़कों ने टैटू बनाने के लिए स्पेशल कॉल करके बुलाया था। राजेंद्र वहां करीब 2 घंटे तक रुकता है और शिल्पू के साथ साथ वहां मौजूद लड़कों के हाथों पर भी टैटू डिजाइन करता है। रात के 8 बजे के आसपास राजेंद्र टैटू का काम खत्म करके कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन राजेंद्र के जाने के तुरंत बाद कमरे के बंद दरवाजे के पीछे का माहौल अचानक बेहद डार्क और टेंस होने लगता है।
इसके बाद रात के करीब 8:40 पर पूरे होटल में अचानक एक अफरा तफरी मच जाती है। होटल के ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के पास मौजूद स्टाफ को एक बहुत तेज टकराने की आवाज सुनाई देती है। जब गार्ड्स भागकर बाहर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि होटल की बालकनी की सीट से काफी दूर जनरेटर के पास शिल्पू जमीन पर बेसुध पड़ी हुई थी। उसके पास ही आशुतोष भागता हुआ आता है और रिसेप्शनिस्ट को घबराते हुए बताता है कि शिल्पू की अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उसे बहुत तेज चक्कर आए और जब वो बालकनी के पास हवा खाने गई तो बैलेंस बिगड़ने से सीधे नीचे गिर गई। आशुतोष लगातार घबराने और रोने का नाटक कर रहा था ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। शिल्पू को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे देखते ही डेड घोषित कर दिया। खबर मिलते ही शिल्पू के पिता और उसका भाई बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जब एक्स आर्मी ऑफिसर पिता अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखते हैं तो उनकी तेज नजरों को तुरंत कोई ऐसी बातें समझ में आ जाती है जो एक नॉर्मल एक्सीडेंटल फॉल की थ्योरी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। पिता ने नोटिस किया कि शिल्पू के होंठ नीले पड़े हुए थे और उसका शरीर अजीब तरह से पीला पड़ चुका था, जो कि ऊंचाई से गिरने के तुरंत बाद नहीं होता। इसके अलावा होटल की बालकनी की रेलिंग की हाइट करीब 3 फीट थी, जबकि शिल्पू की खुद की हाइट 5 फीट। कोई भी इंसान बिना किसी बाहरी दबाव के इतनी ऊंची रेलिंग से खुद ब खुद चक्कर खाकर सीधा नीचे नहीं गिर सकता। सबसे बड़ा सस्पिशियस पॉइंट ये था कि शिल्पू की बॉडी बालकनी के बेस से करीब 19 फीट दूर जाकर गिरी थी। फिजिक्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का सीधा रूल कहता है कि अगर कोई इंसान अनजाने में फिसल कर गिरता है तो उसकी बॉडी बालकनी के ठीक नीचे या बहुत कम दूरी पर गिरती है। 19 फीट की दूरी ये साफ इशारा कर रहा था कि उसे बहुत ज्यादा ताकत के साथ बाहर की तरफ फेंका गया था। पिता ने जब शिल्पू के कपड़े को देखा तो उसके शर्ट के 3 बटन टूटे हुए थे और उसकी नाखून में घसीट और स्ट्रगल के साफ निशान थे। एक आर्मी बैकग्राउंड वाले पिता का दिमाग तुरंत समझ गया कि उनकी बेटी के साथ कमरे के अंदर बहुत बड़ी अनहोनी हुई थी। ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक और सोची समझी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसे एक्सीडेंट का रूप देने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। जब पुलिस ऑफिसर कमरा नंबर 418 का दरवाजा खोलकर पहली बार अंदर दाखिल हुए तो कमरे का मंजर अपने आप में कई अनसुलझे सवाल खड़े कर रहा था। बाहर आशुतोष लगातार ये झूठी कहानी दोहरा रहा था कि शिल्पू को अचानक चक्कर आया और वो खुद बालकनी के ऊपर से नीचे गिर गई, लेकिन कमरे का माहौल किसी एक्सीडेंट की तरह नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी हाथापाई की गवाही दे रहा था। बेड पर चादरें पूरी तरह से बिखरी हुई थी और टेबल पर आधी खाली ड्रिंक्स की बोतलें रखी हुई थी। पुलिस ने जब कमरे का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्हें एक बैग के अंदर यूज्ड कॉटन के पैकेट मिले और रूम की रैक पर मर्दों के इस्तेमाल किए हुए अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे। कमरे का ये हाल देखकर किसी को भी पहली नजर में ये समझ आ जाता है कि उस बंद दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा गलत करने की कोशिश की जा रही थी जिसे छिपाने के लिए हड़बड़ी में लोग अपना सामान छोड़कर भाग निकले थे। शुरुआती दौर में कुछ लोगों ने इसे डिप्रेशन या किसी पर्सनल प्रॉब्लम से जुड़ा कदम बताने की कोशिश भी की, लेकिन शिल्पू के पिता को अपनी बेटी की हिम्मत और कैरेक्टर पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि उनकी बेटी इतनी कमजोर कभी नहीं हो सकती कि ऐसा कोई फैसला ले। पिता ने तुरंत इंदौर पुलिस के सामने हर उस सुराग को रखा जो इस पूरे केस को एक्सीडेंटल फॉल से अलग साबित कर रहा था। पुलिस ने जब परिवार के इन संगीन सवालों के बाद गहराई से छानबीन शुरू की तो सबसे पहले होटल के वेटर और रिसेप्शन के स्टाफ से पूछताछ की गई। वेटर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बताया कि शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच जब वो ड्रिंक्स और स्नैक्स देने का काम कर रहा था तब वहाँ सिर्फ 2 लड़के मौजूद थे, लेकिन जब वो दोबारा 7:30 बजे के आसपास बियर की बोतलें देने पहुंचा तो कमरे में 3 लड़के और 1 लड़की यानी शिल्पू मौजूद थी। इसके बाद होटल की बुकिंग डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। बुकिंग रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि कमरा नंबर 418 नीरज दंडोतिया के नाम से बुक किया गया था। फुटेज में साफ दिखा कि नीरज दंडोतिया और शैलेंद्र श्रीवास्तव एक साथ कमरे में एंटर हुए थे और फिर बाद में आशुतोष के साथ शिल्पू होटल की लॉबी से 4थी मंजिल की तरफ जाती हुई दिखी। सीसीटीवी में शिल्पू का कमरे के अंदर जाना तो साफ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन बाहर आने का कोई वीडियो नहीं था क्योंकि उसकी बेसुध बॉडी सीधी बालकनी से नीचे गिर चुकी थी। इस पूरे केस का सबसे बड़ा और टर्निंग पॉइंट तब सामने आया जब फॉरेंसिक टीम ने टैटू आर्टिस्ट राजेंद्र से पूछताछ शुरू की।
राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो शाम के 6:04 पर होटल के अंदर दाखिल हुआ और करीब 6:55 पर उसने करीब 2 घंटे तक कमरे के अंदर रुककर शिल्पू के हाथ पर एक खूबसूरत बटरफ्लाई का टैटू बनाया था और साथ ही वहां मौजूद लड़कों के हाथों पर भी टैटू डिजाइन किए थे। राजेंद्र ने अपनी स्टेटमेंट में साफ किया कि रात के 8:09 पर जब वो कमरे से बाहर निकला तब कमरे का माहौल एकदम नॉर्मल था। शिल्पू बिल्कुल ठीक थी और हर कोई होश में बातचीत कर रहा था। टैटू आर्टिस्ट की इस गवाही ने पुलिस के सामने पूरी टाइमलाइन शीशे की तरह साफ कर दी। राजेंद्र के 8:09 पर बाहर निकलने और 8:40 पर शिल्पू के नीचे गिरने के बीच सिर्फ 31 मिनट का फासला था। यानी जो कुछ भी खौफनाक हुआ वो इसी 31 मिनट के बंद समय में हुआ, जब कमरे में शिल्पू के अलावा सिर्फ वो 3 लड़के मौजूद थे। जब शिल्पू की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने आशुतोष और उसके साथियों के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर बयां कर रही थी कि ये कोई एक्सीडेंटल फॉल नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पू की पीठ और चेस्ट पर बहुत भारी दबाव के निशान थे, जिससे साफ जाहिर था कि किसी ने उसके ऊपर बैठकर या तकिए और हाथों से उसका गला दबाने की कोशिश की थी। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को शिल्पू के नाखूनों के अंदर इंसानी स्किन के टिश्यू मिले। इसका सीधा मतलब ये था कि अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम लड़की ने उन दरिंदों के साथ जमकर स्ट्रगल किया था और उनके चेहरे और हाथों को नोचा था। जब पुलिस ने शिल्पू के नाखून से मिले डीएनए सैंपल आशुतोष, शैलेंद्र और नीरज के डीएनए से मैच कराया तो वो पूरी तरह से मैच हो गया। इस मजबूत फॉरेंसिक एविडेंस ने पुलिस के सामने ये साबित कर दिया कि बंद कमरे के अंदर शिल्पू के साथ भारी हाथापाई और टॉर्चर किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए मैच होने के बाद जब इंदौर पुलिस ने तीनों आरोपियों आशुतोष जौहर, शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज दंडोतिया को कस्टडी में लाकर कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो आखिरकार उनका झूठ पकड़ा गया। उस दिन कॉर्पोरेट मीटिंग और गेट टुगेदर के बहाने आशुतोष ने शिल्पू को धोखे से होटल में बुलाया था। शिल्पू को लगा था कि ये उसके करियर से जुड़ा कोई नॉर्मल डिस्कशन है, लेकिन कमरे में पहले से मौजूद तीनों लड़कों का इरादा कुछ और ही था। शिल्पू ने जब निडर होकर इसका विरोध किया तो उन लड़कों का मेल ईगो हर्ट हुआ और वो बुरी तरह से भड़क गए। उन्हें लगा कि एक लड़की उनकी बात मानने से इनकार कैसे कर सकती है। इसी गुस्से और हैवानियत में उन्होंने शिल्पू के साथ मारपीट शुरू कर दी और जब उसने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारे और उनके चेहरे नोचे तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने उसका गला घोट दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि कमरे के अंदर शिल्पू की सांसें थम चुकी है तो वो बुरी तरह घबरा गए। अब उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस जुर्म से कैसे बचा जाए और पुलिस की नजरों से इस घटना को कैसे छिपाया जाए। तभी उनके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान आया। शिल्पू की बॉडी को बालकनी से नीचे फेंककर इसे एक नॉर्मल एक्सीडेंटल डेथ का रूप दिया जाए ताकि सबको लगे शिल्पू नशे की हालत में चक्कर खाकर गिर गई है। उन्होंने शिल्पू की बॉडी को उठाया और चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे फेंक दिया, जिससे वो बालकनी के बेस से 19 फीट दूर जाकर गिरी। इसके बाद आशुतोष भागता हुआ नीचे रिसेप्शन पर गया और एक्टिंग करते हुए सबके सामने रोने लगा। पुलिस के शुरुआती ढिलाई के बावजूद भी परिवार ने हार नहीं माना और लगातार केस को सीबीआई को सौंपने और उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग करता रहा। ये कानूनी लड़ाई पूरे 10 सालों तक अदालत में चलती रही। आखिरकार साल 2026 में इंदौर की सेशन कोर्ट ने इस केस में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट के सामने 29 अलग अलग गवाहों के बयान, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, डीएनए एविडेंस और टैटू आर्टिस्ट की टाइमलाइन गवाही इतनी मजबूत थी कि तीनों आरोपियों का बचना नामुमकिन हो गया। जज ने आशुतोष जौहर, शैलेंद्र श्रीवास्तव और नीरज दंडोतिया तीनों को शिल्पू की जान लेने और साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही सबूत मिटाने और गुमराह करने के आरोप में 7-7 साल की अतिरिक्त सजा और जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं, जिन्होंने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे 10 साल के लंबे इंतजार के बाद शिल्पू और उसके परिवार को इंसाफ मिला। आज की इस क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इस तरह की सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। 17 मार्च 2026 मंगलवार सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। तेलंगाना के जगतलिया जिले का माधापुर गांव, जो उगादी के त्योहार की तैयारियों में जुटा था, आज एक ऐसी खबर से दहल गया
जिसने सबकी रूह कपा दी। पड़ोसियों ने देखा कि 19 साल की एम्बिशियस यूट्यूबर वैष्णवी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। आमतौर पर वैष्णवी इस समय तक अपने वैसु अम्मा यूट्यूब चैनल के लिए कोई न कोई रील या वीडियो शूट कर रही होती थी, लेकिन आज वहां एक डरावनी खामोशी थी। जब पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वैष्णवी फर्श पर खून के एक बड़े तालाब के बीच बेजान पड़ी थी। उसकी गर्दन, सिर और हाथों पर धारदार चाकू के गहरे जख्म थे। लेकिन इस खौफनाक मंजर में सबसे दर्दनाक सच था कि वैष्णवी इस समय 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। जिस उम्र में लोग अपने करियर के सपने देखते हैं, इस 19 साल की उम्र में वैष्णवी के कोख में एक नई जिंदगी पल रही थी। उस मासूम को भी वैष्णवी के साथ खत्म कर दिया गया। आखिर एक लव स्टोरी का ऐसा खूनी अंत कैसे हुआ? आज का केस आमतौर पर देखी जाने वाले केस से बहुत ज्यादा भयानक है। तो चलिए डिकोड करते हैं इस केस की एक एक परत को। इस खौफनाक सुबह से 10 महीने पीछे चलते हैं, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। वैष्णवी कोरुतला इलाके की एक चमकती हुई सोशल मीडिया स्टार थी। मात्र 19 साल की उम्र में उसके यूट्यूब चैनल वैसु अम्मा पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, करीब 200 वीडियो और अनगिनत रील्स। वैष्णवी की लाइफस्टाइल स्क्रीन पर बहुत ही खुशहाल लगती थी। कुछ लोगों का कहना है वैष्णवी की उम्र अंडर 18 थी, लेकिन वैष्णवी के सोशल मीडिया हैंडल्स के मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की थी, लगभग 19 के आसपास। वैष्णवी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने यूट्यूब वीडियोस बनाती, लेकिन इस डिजिटल दुनिया के बीच ही उसकी मुलाकात 24 साल के हरि बाबू से हुई, जो करुतला के ही एक हॉस्पिटल में काम करता था। हरि बाबू वैष्णवी के प्यार में इस कदर पागल था कि उसने ऑब्सेशन की सारी हदें पार कर दी थी। शुरुआत में वैष्णवी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो हरि बाबू के साथ किसी भी तरह के रिलेशंस में नहीं जाना चाहती थी। जब वैष्णवी ने उसे बार बार मना किया तो हरि बाबू की सनक और ज्यादा बढ़ गई। वो बार बार उसके सामने प्यार का वास्ता देता, उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन जब उसे लगा कि वैष्णवी के दिल में उसके लिए जगह नहीं बन रही तो उसने एक खौफनाक रास्ता चुना, इमोशनल ब्लैकमेल। हरि बाबू ने वैष्णवी को हासिल करने के लिए अपनी जान तक देने का नाटक रचा। उसने सबके सामने जहर पीने और सुसाइड करने का ऐसा ड्रामा किया कि 19 साल की मासूम वैष्णवी बुरी तरह डर गई। उसे लगने लगा कि शायद हरि बाबू उससे इतना प्यार करता है कि उसके बिना जी नहीं सकता। इसी डर और मानसिक दबाव के बीच वैष्णवी ने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। जब ये बात दोनों परिवार के बीच पहुंची तो दोनों परिवार में कोहराम मच गया। वैष्णवी के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते थे। उनके विरोध का सबसे बड़ा कारण ये था कि हरि बाबू के पास ना तो कोई स्थायी नौकरी थी और ना ही पैसा। उन्हें हरि बाबू की सनकी आदतें और उसके सुसाइड ड्रामे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो जानते थे कि ये रिश्ता वैष्णवी की खुशियों के लिए खतरा बन सकता है। वैष्णवी के पिता पहले प्यार और फिर गुस्से हर तरह से वैष्णवी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और आखिरकार अपनी इकलौती बेटी की जिद के आगे बेबस होकर दोनों इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं। दूसरी ओर हरि बाबू की मां लक्ष्मी भी इस शादी के पूरी तरह खिलाफ थी। वो वैष्णवी से इतना ज्यादा नफरत करती थी कि अगर इसके बारे में वैष्णवी को पता होता तो शायद वो ये शादी कभी नहीं करती। उनके लिए वैष्णवी उनके परिवार के लायक नहीं थी। वो इस शादी को एक कलंक मान रहे थे और वैष्णवी की कास्ट को लेकर भी उनके मन में बहुत हेट्रेट था। हरि बाबू के बार बार समझाने और जिद करने पर वो इस शादी के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो अपने मन ही मन ये बात सोच लेती है कि वो आगे चलकर अपने बेटे की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वैष्णवी का इस्तेमाल करेगी। अपने परिवार वालों को जैसे तैसे राजी करवाने के बाद वैष्णवी और हरि बाबू ने एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल वैसे ही थे जिस तरह से वैष्णवी के ब्लॉग में देखा जा सकता है, सुखद, रोमांटिक और रंगीन। वैष्णवी को लग रहा था कि उसने अपनी सपनों की दुनिया पाली है और वो अपने राजकुमार के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बस एक खौफनाक तूफान की शुरुआत है जिसे उसके अपनों ने ही बुना था।
शादी के समय वैष्णवी के माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश की। उन्होंने हरि बाबू को दहेज के रूप में कोरुतला में एक 12 लाख रुपए वाला फ्लैट दिया ताकि दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे, लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद हरि बाबू और उसके परिवार, खासकर उसकी मां लक्ष्मी का असली चेहरा सामने आने लगा। ससुराल में वैष्णवी का जीना मुश्किल होने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर टॉर्चर किया जाता और लगातार पैसों की मांग की जाती। तनाव इतना बढ़ गया कि वैष्णवी के ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपनी गर्भवती बेटी की ऐसी हालत देखकर वैष्णवी के माँ बाप उसे अपने साथ अपने गांव माधापुर ले आए। हरि बाबू भी वैष्णवी के साथ वहीं आकर रहने लगा, जिसे स्थानीय भाषा में इल्लारिकम कहा जाता है। वैष्णवी के पिता ने अपने ही घर में दामाद को पनाह दी, ये सोचकर कि शायद वहां उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी। मार्च का दूसरा हफ्ता चल रहा था और वैष्णवी अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने के लिए पास के ही एक अस्पताल जाती है। वैष्णवी वहां जाकर एक वीडियो भी शेयर करती है। 19 साल की उम्र में पहली बार मां बनने का एहसास उसे खुश तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो स्ट्रेस साफ दिख रहा था जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहती थी। वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार है और उसकी तबीयत भी काफी खराब है। घर के तनाव और ससुराल वालों की धमकियों ने उसकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित किया था। हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद वो घर चली आती है। इसके कुछ ही दिनों बाद 16 मार्च 2026 की वो काली रात आती है, जो माधापुर गांव के लिए किसी काल से कम नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के बाद हरि बाबू के अंदर शैतान जाग उठता है। उस रात वारदात से ठीक पहले हरि बाबू की अपनी मां लक्ष्मी के साथ फोन पर काफी लंबी बात होती है। दूसरी ओर 19 साल की वैष्णवी, जो पहले से ही काफी बीमार थी, वो खाना खाकर जल्दी सो जाती है। वैष्णवी जब गहरी नींद में थी तब उसके पति हरि बाबू अपने हाथों में एक धारदार चाकू उठा लेता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस के जांच के मुताबिक हमला इतना अचानक और हिंसक था कि वैष्णवी को संभलने या मदद के लिए चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। हरि बाबू ने नफरत के साथ चाकू से वैष्णवी के सिर, गर्दन और चेहरे पर लगातार वार किए। यहाँ पर वो सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं मार रहा था, बल्कि उसके कोख में पल रहे अपने 4 महीने की बच्चे को भी बेरहमी के साथ कुचल रहा था। वैष्णवी के हाथों पर मिले गहरे घाव बताते हैं कि उसने मरते दम तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की होगी। अब सवाल ये है कि जो लड़का वैष्णवी को पाने के लिए अपनी जान तक दे सकता था, वो खुद उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, खास करके तब जब वो उसके ही बच्चे की मां बनने वाली हो। शादी के बाद जब वैष्णवी बड़े अरमानों और नई जिंदगी के सपने लेकर अपने ससुराल पहुंची, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां प्यार की जगह नफरत उसका इंतजार कर रही है। हरि बाबू की मां लक्ष्मी ने पहले दिन से ही वैष्णवी को अपने बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। लक्ष्मी इस शादी के सख्त खिलाफ थी और जल्द ही उसका ये गुस्सा एक सोची समझी क्रूरता और दहेज की अंतहीन मांगों में बदल गया। उनके लिए वैष्णवी एक इंसान नहीं, बल्कि मोटी रकम वसूलने वाला एक टारगेट बन चुकी थी। सबसे ज्यादा हैरानी और दुख की बात यह थी कि हरि बाबू, जो कभी वैष्णवी को पाने के लिए पागल हुआ करता था, अब पूरी तरह अपनी मां की कठपुतली बन चुका था। लक्ष्मी ने बड़ी ही चालाकी से अपने बेटे के दिमाग में वैष्णवी के खिलाफ जहर भर दिया और उसको भी अपने साथ जुल्म में शामिल कर लिया। अब माँ और बेटे दोनों मिलकर 19 साल की इस मासूम लड़की को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने में लग गए। पहले ही वैष्णवी के माँ बाप ने अपने हैसियत से बाहर जाकर 12 लाख का प्लॉट वैष्णवी के खुशियों के लिए हरि बाबू को दे दिया था, लेकिन उसकी माँ लक्ष्मी अब 10 लाख रुपए नगद की मांग कर रही थी और इसे पाने के लिए उसने वैष्णवी का जीना हराम कर दिया। ससुराल में जुल्म की इंतहा तब हो गई जब वैष्णवी तड़पते हुए अपने माँ बाप को फोन करती है और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में उन्हें बताती है। वो सिसकते हुए कहती है कि उसकी सास लक्ष्मी उसे सिर्फ गालियां ही नहीं देती, बल्कि उसे जान से मारने की कोशिश भी कर चुकी है। एक बार तो लक्ष्मी ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए वैष्णवी की आंखों में लाल मिर्ची झोंक दी थी ताकि वो दर्द से तड़पे। वैष्णवी के लिए वो घर अब एक जेल से भी बदतर हो चुका था, जहां उसे उसकी कास्ट को लेकर रोजाना जलील किया जाता था। हरि बाबू भी इन सब के बीच अपने माँ के बराबर जिम्मेदार था। अपनी गर्भवती पत्नी को रोता बिलखता देखकर भी
हरि बाबू ने कभी उसकी हालत पर दया नहीं दिखाई। इसी टॉर्चर के दौरान जब वैष्णवी पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो हरि बाबू ने उसे जबरदस्ती अबॉर्शन कराने पर मजबूर किया था, क्योंकि उसे डर था कि बच्चा होने के बाद वैष्णवी के ऊपर उसका कंट्रोल कम हो जाएगा। लेकिन वैष्णवी जब दूसरी बार मां बनने वाली थी तो उसने ठान लिया कि इस बार वो जिस भी तरह से अपने बच्चे को बचा कर रहेगी। पुलिस के जांच में मिला एक ऑडियो कॉल इस केस का सबसे घिनौना और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच उजागर करता है। उस कॉल रिकॉर्डिंग में लक्ष्मी अपने बहू वैष्णवी पर एक अंगूठी चोरी करने का इल्जाम लगा रही थी। वैष्णवी उस कॉल में फूट फूट कर रो रही थी और अपने सास के सामने गिड़गिड़ा रही थी। वो कह रही थी, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, आप चाहो तो भगवान के सामने चलकर कसम खिलवा लो, मैं आपको सजा के तौर पर 1 लाख रुपए दे दूंगी, पर मुझ पर चोरी का ये कलंक मत लगाओ। घर का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि ससुराल वालों ने वैष्णवी को धक्के मारकर निकाल दिया। अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर वैष्णवी के माँ बाप मजबूरन उसे अपने साथ लेकर अपने घर माधापुर चले आते हैं। हरि बाबू भी उसके साथ चला आता है और घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहने लगता है। वैष्णवी के माँ बाप ने समझा अब उनकी बेटी अच्छे से रह सकती है और अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हरि बाबू के बिहेवियर में कुछ बदलता हुआ नजर आता है। ससुराल में रहने के दौरान हरि बाबू दिन रात अपनी माँ से फोन पर बातें करता रहता। उसकी माँ लक्ष्मी लगातार फोन पर उसे उस्काती, वैष्णवी के खिलाफ जहर उगलती और उसे एहसास दिलाती कि वैष्णवी उसके परिवार के लिए एक कलंक है। दोनों माँ बेटे मिलकर वैष्णवी के खिलाफ जहर उगलते और उसके परिवार वालों से किस तरह से पैसे लिए जाए इसका प्लान बनाते। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या वाली रात से ठीक एक दिन पहले हरि बाबू और उसकी मां के बीच घंटों तक फोन पर बातचीत हुई थी। शायद इसी लंबी बातचीत के दौरान उस खौफनाक वारदात की प्लानिंग की गई थी। लक्ष्मी के उस्कावे और हरि बाबू के लालच ने उसे मानसिक रूप से एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। वो पति जो कभी वैष्णवी की एक झलक के लिए तरसता था, अब अपनी मां की सनक और दहेज के लालच में अपनी ही पत्नी और 4 महीने के अजन्मे बच्चे की जान का दुश्मन बन चुका था। इसी सोची समझी साजिश के तहत हरि बाबू ने उस रात अपने हाथ में चाकू उठाया और अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।